Hello everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक का नाम है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हम सभी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4th क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत में क्या स्थिति हुई, भारत का रूप रेखा कैसे चेंज हुआ, आज हम सभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे IS पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी IS पॉइंट की टीम के द्वारा अपलोड होने वाली समस्त विषयों की वीडियो क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। यानी कि जो 15-20 साल बीत गए, उस 15-20 साल में भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी जो है, इस पे बहुत ज़्यादा ही असर हुआ है वैश्वीकरण के कारण। और क्या असर हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है, हम एक उदाहरण के द्वारा, एक लेख के द्वारा आगे समझेंगे। वैश्वीकरण और उत्पादकों, जैसा कि वैश्वीकरण क्या है और इनका उत्पादक के साथ क्या रिलेशन होता है, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। जिन फ्रेंड्स ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दी हुई है और उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं का लाभ हुआ है। क्योंकि जब विदेश का सामान अपने देश में बेचा जाएगा और अपने देश के जो स्थानीय उपभोक्ता हैं ये भी अपना सामान अपने ही मार्केट में बेचेंगे, तो हम क्या पिछले वाली वीडियो लेक्चर में क्या देखे हैं कि लोग चीन के सामान को या फॉरेन कंट्री के सामान को अधिक परचेज कर रहे हैं, अधिक बाई कर रहे हैं, अधिक लाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस है और टिकाऊ, सस्ता है, इसलिए उसको ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो जब अपनी इंडियन मार्केट के जो लोकल उत्पादक थे, यानी कि जो स्थानीय उत्पादक थे, उन्होंने देखा कि भाई चीन का सामान तो ज़्यादा बिक रहा है या अन्य कंट्री का सामान तो यहाँ ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन जो अपनी इंडिया का सामान है, स्थानीय मार्केट में बनाया हुआ सामान है, यह तो नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने जो विदेशी सामान थे उसकी टेक्निक सीखी और उसी टेक्निक के बेस पर अपनी स्थानीय मार्केट में भी वो सामान तैयार करने लगे। इससे क्या हुआ, विदेशी मार्केट, विदेशी सामान और अपने स्थानीय जो उपभोक्ता उत्पादन करता थे उनके द्वारा जो सामान मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा आ गई, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ हम और अच्छा से अच्छा सामान बनाएंगे और हम स्थानीय मार्केट में लॉन्च करेंगे और हम उससे मुनाफा या बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, पहले से इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। वही मैंने जो बताया, यानी कि क्वालिटी अच्छी रहेगी और उसके प्राइस जो हैं वो भी एक मीडियम में रहेगा कि ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं रहेगी जिससे लोग उसको बाई ना कर सकें। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जब सामान बिकेगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी और मजबूत होगी, तो लोगों को भी इंजॉय करेंगे, लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई जब ये सामान बेचने से और इस
टेक्निक का सामान बेचने से, नई नई टेक्नोलॉजी से लैस युक्त सामान बेचने से हमारी इकोनॉमी जब और मजबूत हो रही है तो क्यों ना हम वैसा करें। तो इससे क्या हुआ, वो और उनके जीवन स्तर में बदलाव हुआ और वो पूर्ण रूप से एंजॉय ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। अब श्रमिकों का क्या हुआ, श्रमिकों को तो वही मजदूरी दी जा रही है जो पहले थी, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया। लेकिन उत्पादकों का क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी और कम प्राइस से सामान को तैयार किया और अधिक से अधिक सामान स्थानीय मार्केट में लेकर के आए, जिसके बदले उनको अधिक मुनाफा और उनके सामान की अधिक बिक्री होने लगी। पहला विगत वर्ष 15 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। अगर हम पहले के 15 वर्षों के ऊपर दृष्टि डालें तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले की कुछ वीडियो लेक्चरों में मैंने बता दिया है। जो एस्पिरेंट उस वीडियो को ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं पहले विगत के 15 वर्षों में, वह इंडिया से बहुत मुनाफा कमाया, बहुत लाभ कमाया। उनको ये लगा कि इंडिया में बिजनेस करना, इंडिया में व्यापार करना हमारे लिए एक लाभदायी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले क्या किया, पहले सर्वे किया और फिर एनालिसिस किया कि यहाँ हम किस मार्केट में या किस क्षेत्र में कौन सा सर्विस प्रोवाइड कराएं जिससे कि हमको भी बेनिफिट हो और वहाँ की जो पब्लिक है उसको भी बेनिफिट हो। क्योंकि जब तक वहाँ की जनता को बेनिफिट नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी हो उसको बेनिफिट कैसे होगा। तो उन्होंने सर्वे किया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद क्या किया, वहाँ की डिमांड क्या थी, सेलफोन थी, लोगों में गाड़ियों की बहुत रुचि थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, प्रेस हुआ, हीटर हुआ, यानी इत्यादि जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। फिर क्या हुआ, ठंडे पेय पदार्थों जैसे ठंडे के जो पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक हुए, और उसको हम किस में ठंडा करेंगे, फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर यानी जिसको बोलते हैं। तो इन सारी आवश्यकताओं का उन्होंने विश्लेषण किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर यही उद्योग लगाएंगे, इससे संबंधित ही कारखाने लगाएंगे, जिससे कि जनता की जो आवश्यकता है, जो मांग है, उसकी पूर्ति भी हो सके और हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है कि हमको अधिक से अधिक अपने बिजनेस को बढ़ाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, वो भी पूरा हो सके। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी और अधिक अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। तो जब और अधिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, मान लो 10 मैन पावर है, 10 श्रमिक हैं और वो 50 रेफ्रिजरेटर एक दिन में बना रहे हैं, बट कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है वो एक दिन में 100 रेफ्रिजरेटर तैयार करने की है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 10 ही श्रमिक एक दिन में 100 रेफ्रिजरेटर तैयार कर पाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 तैयार कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि 10 मैन पावर और इंक्रीज करेगी, 10 श्रमिक को और लगाएगी। तो जो 10 श्रमिक और आके लगे उनको भी बेनिफिट हुआ, यानी कि रोजगार मिला कि नहीं मिला, और कंपनी का तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने निवेश किया, स्थानीय मार्केट में अपनी पहुंच बनाई और लोगों में विश्वास जागृत किया और फिर ये छा गए, इनको भी मुनाफा मिला और लोगों को भी फायदा होने लगा। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली
स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई, क्योंकि अब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तो उसके लिए कच्चा माल तो होगा ही, कोई ना कोई सामान तो होगा, तभी तो उससे मैन्युफैक्चर होगा। तो जो कच्चा माल पहुंचाने, डिलीवर्ड करने वाली या प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां थीं, इनमें भी वृद्धि हुई और इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी हो गई। अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका सदैव आपने सपना देखा है। ये यहाँ एक आम आदमी है और साइकिल लिया हुआ है और वो कुछ फिगर देख रहा है। तो एक सपना ही है इनका कि जैसे एक माँ अपने बेटे से गले मिल रही है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ पास हुआ है या कुछ अच्छा नंबर लेकर के आया है, तो ये भी पुरुष यही देख रहा है कि मैं भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करूँगा, देखूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। तो जो सपना हमने देखा है ये कैसे मजबूत होगा? क्योंकि देखिए, आज का जो इरा है, यानी जो समय है, जो युग है, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिकल है। अगर आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पैसा आए कैसे, इसके लिए हमको वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आईएएस पॉइंट हमारा जो चैनल है, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस लेवल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम लोगों का उद्देश्य ही है कि जो पिछड़े एरिया से हैं, जहाँ कोचिंग पॉसिबल नहीं है या जो कोचिंग की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हमारी पूरी टीम डेडिकेट है। अगला है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। यानी कि विदेशियों ने जो निवेश किया, कैसे लोगों को आकर्षित किया, उन्होंने क्या क्या कदम उठाया, आइए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। यानी कि इंडिया फॉरेन कंट्री को, फॉरेन जो भी विदेशी कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियों को इनवाइट कर रही है कि इंडिया में रोजगार के बहुत अवसर हैं, आप आइए, निवेश करिए, रोजगार करिए। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइट हुआ यानी बिजली, पानी, सड़क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट होने के लिए। तो इस पर भी हमारी जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। यानी कि जो कंपनियां इंस्टॉल होती हैं, लगती हैं, एस्टेब्लिश होती हैं, उनको 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि जिनसे इकोनॉमी और मजबूत होती है, ऐसी कंपनियों के लिए। और कंपनियां भी वहीं लगेंगी जहां उसको रोड मिलेगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी रहेगी, पानी भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनका होना मस्ट है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। मैंने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में बताया था, और संगठित क्षेत्रों में जो कंपनियां होती हैं, इनके कुछ पॉलिसी होती हैं, रूल्स होते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताया था। जिन फ्रेंड्स ने उसको ना देखा हो, नहीं पता है, आप चैप्टर 2 की वीडियो संगठित और असंगठित क्षेत्र वाली देखिएगा। बहुत अच्छे से मैं उसमें समझाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जिसका उद्देश्य
श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। जब ज़्यादा प्रेशर होता है कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर लेती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर उनको परमानेंट रखेंगे तो उनको परमानेंट सैलरी देनी पड़ेगी, बट जब कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, जितने दिन की मान लीजिए 6 महीने के लिए काम है तो 6 महीने के उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लेते हैं। तो इससे क्या है, कंपनी की जो श्रम लागत है वो भी कम हो जाती है। विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। जो फॉरेन कंपनियां हैं अभी वो और भी अधिक मांग कर रही हैं। तो अभी और अधिक वो लचीलेपन की मांग कर रहे हैं कि कानून को जो बनाया गया है उसमें और ढील दिया जाए और भी जो पॉलिसीज़ हैं स्ट्रिक्ट में उसको और सरल किया जाए। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि कानूनों जो श्रमिक कानूनों में लचीलापन लाया गया है इसके लिए हम अब निवेश करने के लिए एग्री हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपको उम्मीद है कि विदेशी निवेश कैसे आकर्षित होता है, कोई भी कंपनियां कैसे हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित होती हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम कल आएंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी IAS पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते रहिए। किसी भी एस्पिरेंट को किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी शिक्षा, सारा मार्गदर्शन निःशुल्क रूप से प्रदान किया जा रहा है। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य ही है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।